हेलो स्टूडेंट, श्री कोचिंग क्लासेस में आपका स्वागत है। और आज हम बच्चों पढ़ने वाले हैं क्लास 12 का चैप्टर 15 जैव अणु। बच्चों, जैव अणु को इंग्लिश में हम बोलते हैं बायो मॉलिक्यूल। क्या बोलते हैं? बायो मॉलिक्यूल। ठीक, तो बच्चों इसके नाम से समझ में आ रहा है बायो मॉलिक्यूल। आप बायो वाले बच्चे बहुत अच्छे से जानते होंगे कि बायो का मतलब होता है लाइफ। क्या होता है? बायो का मतलब होता है लाइफ, या फिर हम ये कहें लिविंग। ठीक, क्या होता है? लाइफ या लिविंग। मतलब हम ये कह सकते हैं दुनिया में जो भी जीवित है, सजीव है, जिसमें जान होती है, वो क्या होते हैं? जीवित होते हैं। और उनमें जो भी उनकी प्रक्रियाओं को चलाने वाले अंदर जैविक घटक होते हैं, वो क्या कहलाते हैं? जैव अणु कहलाते हैं। तो कुछ जैव अणु हैं, कई जैव अणु होते हैं, जैसे कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन है, अमीनो अम्ल है, विटामिन, हार्मोन, ये सब होते हैं। इनमें से अब हम आज जो है सबसे पहले आज इसमें वीडियो में कार्बोहाइड्रेट और अमीनो अम्ल के बारे में जानेंगे। तो आइए शुरू करते हैं कार्बोहाइड्रेट। और सबसे पहले जो कि चैप्टर का नाम है जैव अणु। जैव अणु क्या होते हैं, उसकी परिभाषा। तो बच्चों, जैव अणु जो हैं वो जटिल यौगिक होते हैं। जटिल से मतलब है बच्चों ये बड़े अणु होते हैं, मैक्रोमोलिक्यूल्स होते हैं, जो बड़े बड़े अणुओं को जो है मिलकर बने होते हैं। ठीक, इनमें जो श्रृंखला होती है अणुओं की, बहुत आणविक द्रव्यमान वाले ये होते हैं। देखिए इसमें जो परिभाषा है लिखा है, उच्च अणुभार वाले जटिल कार्बनिक पदार्थ। कैसे होते हैं? ये जटिल होते हैं, जो कोशिका में पाए जाते हैं और शरीर की महत्वपूर्ण क्रियाओं को क्या करते हैं? संचालन करते हैं, वो कहलाते हैं जैव अणु। तो बच्चों, कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन है, बस ये हमारे शरीर में बहुत सारी क्रियाओं को करते हैं। कार्बोहाइड्रेट से हमें ऊर्जा मिलती है, प्रोटीन से हमारा जो शरीर है वो मजबूत और अच्छा बनता है, मांसपेशी बनती हैं। ठीक, तो इस प्रकार से बच्चों ये जैव अणु जो है हमारे शरीर को बहुत अच्छे से सुचारू रूप से चलाने का कार्य करते हैं और उनका संचालन करते हैं। अब बच्चों हम सबसे पहले शुरुआत करने वाले हैं कार्बोहाइड्रेट से। कार्बोहाइड्रेट किसे कहते हैं और कार्बोहाइड्रेट का जो वर्गीकरण है वो क्या है? तो कार्बोहाइड्रेट किसे कहते हैं? कार्बोहाइड्रेट का वर्गीकरण से हम सबसे पहले परिभाषा पढ़ते हैं। कार्बोहाइड्रेट जो है पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड या पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन होते हैं। क्या होते हैं? पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड या पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन होते हैं। वे ये जो परिभाषा है बच्चों, ये परिभाषा आधुनिक परिभाषा है। पहले जो परिभाषा चलती थी, नाम से समझ में आ रहा होगा, कार्बन के हाइड्रेट। कार्बन के हाइड्रेट से मतलब है बच्चों, कार्बन जो है, मान लीजिए कार्बन CX यहाँ पर कार्बनिक मात्रा को दर्शाता है। ठीक, हाइड्रेट बच्चों बोलते हैं जल की वजह से, H2O का होल बाय। तो यहाँ पर बच्चों कार्बन जो हाइड्रेट होता है, ये जो बच्चों हम कह सकते हैं कार्बोहाइड्रेट का सामान्य सूत्र था। ठीक, लेकिन बच्चों जितने भी कार्बोहाइड्रेट हैं, जरूरी नहीं है सभी का ये सूत्र, इस सूत्र का पालन वो करें, और कई ऐसे हैं इस सूत्र का पालन करते हैं लेकिन वो कार्बोहाइड्रेट नहीं है। इसलिए बच्चों क्या हुआ कि आजकल अब इसकी आधुनिक परिभाषा जो है दी गई है। तो उस आधुनिक परिभाषा के अनुसार इसको हम बोलते हैं कार्बोहाइड्रेट जो है पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड। हाइड्रोक्सी का मतलब होता है बच्चों जिसमें OH समूह, और एल्डिहाइड बच्चों आपको सूत्र आना चाहिए, CHO को बोलते हैं। कीटोन का सूत्र बच्चों CO होता है, इसके दोनों तरफ कुछ मॉलिक्यूल से जुड़े होंगे। तो इस प्रकार से बच्चों हाइड्रोक्सी हो जाता है, और इसी प्रकार से बच्चों पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन, मतलब इसमें बहुत सारे हाइड्रोक्सी समूह होंगे, बहुत सारे हाइड्रोक्सी कीटोन समूह होंगे। उसमें कीटोन होगा और एल्डिहाइड होगा। ठीक, कम से कम। तो ये इसकी परिभाषा बन जाती है। अथवा करके हम बच्चों इसकी दूसरी परिभाषा ये भी कह सकते हैं कि वे पदार्थ जो जल अपघटन पर, जब हम उनका जल अपघटन करवाते हैं तो ये पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड देंगे या फिर पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन देते हैं। उन्हें हम क्या कहते हैं? कार्बोहाइड्रेट कहते हैं। और कार्बोहाइड्रेट बच्चों कुछ नाम यहाँ पर दिख रहे होंगे आपको, माल्टोज है, सुक्रोज है, ग्लूकोज है, ये। ठीक, अब इसके बाद हम बच्चों आते हैं कार्बोहाइड्रेट का वर्गीकरण। तो कार्बोहाइड्रेट का वर्गीकरण बच्चों अलग अलग आधारों पर किया गया है। तो सबसे पहले हम रासायनिक गुणों के आधार पर कार्बोहाइड्रेट को 3 प्रकारों में बांट सकते हैं। रासायनिक गुणों के आधार पर हम ये भी कह सकते हैं बच्चों, जल अपघटन के आधार पर जो है कार्बोहाइड्रेट को निम्न प्रकारों में बांटा गया है। या ये भी कह सकते हो कार्बोहाइड्रेट को उनमें उपस्थित शर्करा इकाइयों की संख्या के आधार पर 3 समूहों में बांटा गया है। बच्चों कार्बोहाइड्रेट को अगर हम देखें तो सैकराइड के नाम से भी जानते हैं, और सैकराइड का मतलब बच्चों होता है शर्करा, यानी शक्कर से। ठीक, तो यहाँ पर हम कार्बोहाइड्रेट को 3 प्रकार में बांट सकते हैं, मोनोसैकराइड, ओलिगोसैकराइड, पॉलीसैकराइड। बच्चों इस चैप्टर में से कम अंकों यानी 2 अंकों का ही आता है और 2 कुछ विकल्प आते हैं इसमें से, तो आपको कम छोटी छोटी परिभाषाएं हैं इसमें और विकल्प के रूप में याद रखना है। ठीक है, अब इसके बाद हम शुरू करते हैं मोनोसैकराइड की परिभाषा। तो मोनोसैकराइड क्या है? तो बच्चों
मोनोसैकराइड जो है सबसे छोटी सबसे सरल इकाई हैं जिनका जल अपघटन नहीं होता, क्योंकि सबसे छोटी इकाइयाँ यही हैं, इसलिए इनका जल अपघटन नहीं होता है। अब इसमें एग्जाम्पल बच्चों दिए हैं, ग्लूकोज है, फ्रक्टोज है। तो सबसे सरल इकाइयाँ आपकी यही हैं जिनका सूत्र बच्चों C6H12O6। फ्रक्टोज का भी यही है और ग्लूकोज का भी यही है। बस बच्चों इनकी जो संरचना है वो जो होती है अलग होती है, बाकी सब इनके सूत्र सेम होते हैं। और इसके बाद मोनोसैकराइड का जो सूत्र है बच्चों, वो सामान्य सूत्र हम कह सकते हैं। सामान्य सूत्र अगर हम लिखें तो CH2O का होल n, ये इसका बच्चों सामान्य सूत्र होता है। जहाँ n बराबर बच्चों कम से कम यहाँ 3 से स्टार्ट कर देंगे हम, तो n बराबर यहाँ पर बच्चों कम से कम क्या होता है 3 होता है। ठीक है, तो इस प्रकार से हम इसका सामान्य सूत्र रख सकते हैं। ये सरलतम कार्बोहाइड्रेट होते हैं जो जल अपघटन के बाद अन्य सरल अणुओं में क्या हो जाते हैं, टूट जाते हैं। ठीक है, अब बच्चों मोनोसैकराइड को एल्डोज या कीटोज में वर्गीकरण, इनमें उपस्थित एल्डिहाइड बच्चों, इनको जो मोनोसैकराइड है इनको भी हम वर्गीकृत कर सकते हैं। एल्डिहाइड समूह होगा तो उसे हम एल्डोज बोलेंगे, अगर कीटोन समूह होगा तो हम उसे कीटोज बोलेंगे। ठीक, तो इस प्रकार से उनको भी वर्गीकरण किया गया है समूह के आधार पर। अब आपको पता होना चाहिए एल्डोज समूह होता है आपका ये CHO, ठीक, और कीटोज समूह होता है आपका C11O, ये CO कीटो समूह। ठीक है, अब इसके बाद बच्चों हम आते हैं नेक्स्ट परिभाषा जो कि है हमारी ओलिगोसैकराइड। अब बच्चों ये दूसरे नंबर पर हैं, और दूसरे नंबर के हैं तो बच्चों ये कम से कम 2 से लेकर 10 मोनोसैकराइड, अब 2 से लेकर 10 मोनोसैकराइड की इकाइयाँ इसमें जुड़ी होती हैं, और जो जल अपघटन पर क्या कर देते हैं, मोनोसैकराइड की इकाइयाँ देते हैं 2 से 10। अगर हम इन बहुत बड़ी चेन है बच्चों, ये 2 से लेकर 10 मोनोसैकराइड होंगे उसमें, हम इसको तोड़ेंगे जल अपघटन करवाएंगे तो 2 से लेकर 10 मोनोसैकराइड इकाइयाँ हमें इसमें मिलेंगी, और उनके जो बच्चों नाम है वो है सुक्रोज और रेफिनोज। ठीक है, क्या है, सुक्रोज और रेफिनोज। अब इसके बाद बच्चों अब हम आते हैं नेक्स्ट हेडिंग पॉलीसैकराइड। तो पॉलीसैकराइड बच्चों यह जल अपघटन पर अनेक मोनोसैकराइड इकाइयाँ देते हैं, क्योंकि बच्चों पॉली का मतलब होता है बहुत, जो बहुत सारी इकाइयों से मिलकर बने होते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं, पॉलीसैकराइड बोलते हैं। तो स्टार्च और सेलुलोज, सेलुलोज जो पेड़ पौधों में पाया जाता है, स्टार्च भी फल फ्रूट्स में पाया जाता है। ठीक, तो ये जो बच्चों बहुत ज़्यादा मोनोसैकराइड इकाइयों से मिलकर बने होते हैं, जब जल अपघटन होता है तो बहुत सारी इकाइयाँ इनमें मिलती हैं। अब इसके बाद बच्चों हम आते हैं कार्बोहाइड्रेट के, तो अब हम आते हैं बच्चों कार्बोहाइड्रेट के कार्यों पर। तो बच्चों कार्बोहाइड्रेट जो है बहुत सारे कार्य करते हैं, आप जैसा ही कुछ के बारे में तो आप खुद भी जानते हैं। जैसे बच्चों ग्लूकोज है, ये क्या काम करता है, तो बच्चों जब हम डॉक्टरों के पास जाते हैं और हमें एनर्जी की कमी आ जाती है, खासतौर से गर्मियों के दिनों में, तो डॉक्टर हमें ग्लूकोज देता है पीने के लिए। क्या देता है, ग्लूकोज। ग्लूकोज क्या करते हैं, हमें तुरंत ही जो क्या करते हैं, टूट कर हमें ऊर्जा देते हैं, जिसकी वजह से ग्लूकोज हम ये कह सकते हैं एक तरह के कार्बोहाइड्रेट हैं। तो इस प्रकार हम ये कह सकते हैं शरीर को ऊर्जा प्रदान करने का कार्य भी कार्बोहाइड्रेट करते हैं। साथ में जो पेड़ पौधों में जो कोशिका भित्ति होती है ऊपरी सतह पर, उसमें कोशिका भित्ति का निर्माण भी कौन करते हैं, कार्बोहाइड्रेट करते हैं। ठीक, या कार्बोहाइड्रेट के कारण कोशिका भित्ति बनती है। तीसरा, पेड़ पौधों का मुख्य संरचनात्मक, मतलब पेड़ पौधों के जो मुख्य घटक है, जो मुख्य संरचना है पेड़ पौधों की, वो किसके कारण है, जिन कार्बोहाइड्रेट के कारण ही होती है। इसके अलावा बच्चों ये संरक्षक लिखा है यहाँ पे, संरक्षित है, संरक्षित भोज्य पदार्थ के रूप में। तो बच्चों जो भोज्य पदार्थ होते हैं उनको हम संरक्षित करके रख लेते हैं, तो वो भी क्या है, एक तरह के कार्बोहाइड्रेट हैं। ठीक है, तो ये बच्चों हो गए कार्बोहाइड्रेट के कार्य। इसके बाद बच्चों हम आते हैं नेक्स्ट प्रश्न, एमिनो अम्ल। बच्चों ये जो प्रश्न है, ये हमारा जो चैप्टर है ये ज़्यादातर थ्योरेटिकल है, इसलिए हमने आज इस वीडियो को आपको इस प्रकार से पढ़ाया है। कोशिश करना आप लोग समझने की, अगर कोई दिक्कत आती तो हमें बताएं, कमेंट में बताएं। ठीक है, तो देखिए एमिनो अम्ल क्या होते हैं बच्चों, ये भी हमारे शरीर में, ठीक, हमारे शरीर में जो है इनकी ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि एमिनो अम्लों से प्रोटीन बनते हैं, और प्रोटीन बच्चों हमारे शरीर के लिए बहुत ज़रूरी है। ठीक है, जो हमें शक्ति प्रदान करते हैं। तो एमिनो अम्ल बेकार्बनिक यौगिक हैं जिनके अणुओं में एमिनो समूह, क्या कौन सा समूह होना चाहिए बच्चों, एमिनो समूह। एमिनो समूह बोलते हैं बच्चों NH2 को, और ये डैश लगाएंगे क्योंकि बच्चों ये जो डैश है वो ये बताता है कि किसी से जुड़ा हुआ है। तो अणुओं में एमिनो समूह और कार्बोक्सिलिक समूह, कार्बोक्सिलिक समूह बच्चों डैश लगाकर COOH से दर्शाते हैं। ये चीज़ आपको बहुत अच्छे से याद रखना है। इसमें क्या होते हैं, दोनों विद्यमान होते हैं, ये दोनों विद्यमान होंगे तभी उसको हम क्या कहेंगे, एमिनो अम्ल कहेंगे। तो कार्बोक्सिलिक समूह के सापेक्ष, कार्बोक्सिलिक समूह के सापेक्ष एमिनो
समूह की उपस्थिति या स्थिति के अनुसार यानी अल्फा, बीटा या गामा, अल्फा, बीटा या फिर गामा, ये 3 संकेत होते हैं। इन अम्लों में इसको वर्गीकृत किया गया है, ठीक, किसके सापेक्ष? एमिनो अम्लों की स्थिति के आधार पर। जैसे मान लीजिए हमारा मान लीजिए एक कोई सूत्र है, जैसे RCH2, और ये हो गया हमारा, ये CH2 की जगह पर बच्चों अगर हम इसको RCH करें और यहाँ पर लिख दें ये COOH, और इसी कार्बन से हम जोड़ दें ये NH2, ठीक है। तो अब यहाँ पर देखिए एमिनो अम्ल में क्या होगा, तो अगर हम इसके सापेक्ष कार्बोक्सिलिक अम्ल के सापेक्ष अगर एमिनो समूह की स्थिति को देखें तो इस स्थिति के आपेक्ष आधार पर ये लिखा है कार्बोक्सिलिक समूह के सापेक्ष एमिनो समूह की स्थिति के अनुसार अल्फा, बीटा, गामा में बांटा गया है। तो बच्चों जो क्रियात्मक समूह हमारे जो मुख्य COOH समूह, कार्बोक्सिलिक समूह, इस समूह के बगल वाले कार्बन पर जो भी एमिनो समूह जुड़ा हुआ उसे हम अल्फा एमिनो अम्ल बोलेंगे। अगर बच्चों कार्बन की संख्या और होती तो फिर हम इसको क्या बोलते, फिर उसको हम बोलते बीटा अमीनो अम्ल। जैसे कि मान लीजिए है RCH2 और फिर एक और CH होता है बच्चों यहाँ पर, ये COOH होता है इस प्रकार से, और फिर जो हमारा जो कार्बन जो NH2 समूह वो इधर पर जुड़ा होता है NH2 यहाँ पर, ठीक, इस प्रकार से। ये मान लीजिए 2 नहीं है क्योंकि इस कार्बन की बैलेंस बिगड़ जाएगी, और यहाँ पर 2 है, ठीक। इस प्रकार से अगर एमिनो समूह जुड़ा होता तो ये COOH यहाँ पर जुड़ा है तो एक कार्बन 1 हो गया, एक कार्बन 2 हो गया, इसको हम क्या बोलेंगे बच्चों, ये हो जाएगा हमारा बीटा कार्बन, बीटा एमिनो अम्ल। क्यों हो जाएगा? क्योंकि बीटा नंबर पर जो है बच्चों एमिनो समूह जुड़ा हुआ है। इसी प्रकार से बच्चों अगर तीसरा कार्बन और जुड़ जाए इसमें श्रृंखला में तो हो जाएगा आपका गामा एमिनो अम्ल। इस प्रकार से बच्चों इनको 3 प्रकार में बांटा गया है। अब इसके बाद आते हैं बच्चों वर्गीकरण। तो ये जो एमिनो अम्ल है बच्चों मुख्य रूप से 3 प्रकार में बांटा गया है। एक होता है अम्लीय एमिनो अम्ल, और दूसरा होता है क्षारीय एमिनो अम्ल, और तीसरा है उदासीन एमिनो अम्ल। उसी के सामने बच्चों एक एग्जांपल लिखे हुए हैं, एस्पार्टिक अम्ल उसके नाम में छिपा हुआ है, लाइसिन भी एक अम्ल है, उदासीन एमिनो अम्लों में ग्लाइसिन आ जाता है। इनकी सब बच्चों में आपको ट्रिक बता देंगे। जो एमिनो अम्ल होते हैं टोटल बच्चों मुख्य रूप से 20 एमिनो अम्ल होते हैं, जिनमें से कुछ 10 हमारे लिए आवश्यक एमिनो अम्ल होते हैं और 10 जो है अनावश्यक एमिनो अम्ल होते हैं। इनकी हमारे शरीर में कुछ थोड़ी थोड़ी मात्रा में उपस्थित रहती है। तो अब बच्चों हम आते हैं अम्लीय जो एमिनो अम्ल हैं उनके गुणों पर, कि एमिनो अम्ल के गुण होते कैसे। तो बच्चों इनकी जो अवस्था है वो क्रिस्टलीय होती है, इनका रंग जो है वो बच्चों श्वेत होता है, और जो गलनांक है बच्चों कैसा होता है, उच्च होता है, और विलेयता घोलने पर ये क्या होते हैं, जल में घुल जाते हैं, ठीक है, कार्बन विलायकों में नहीं घुलेंगे। अब इसी के चैप्टर में अभी हमने आपको बताया था कि अमीनो अम्ल जो है वो आवश्यक होते हैं और अनावश्यक होते हैं। 20 प्रकार के होते हैं, ठीक है, 20 अमीनो अम्ल होते हैं टोटल हमारे शरीर में। हमारे शरीर में कितने अमीनो अम्ल होते हैं? 20 अमीनो अम्ल होते हैं। तो उनमें से कुछ होते हैं आवश्यक और कुछ होते हैं अनावश्यक। तो बच्चों आवश्यक हमारे लिए वे होते हैं जो हमें बाहर से लाना पड़ते हैं। जैसे कि देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है, वे अमीनो अम्ल जो शरीर में संश्लेषित नहीं होते, इन्हें शरीर को बाहर से दिया जाता है, आवश्यक अमीनो अम्ल कहलाते। देखिए बच्चों, बाहर से हम क्यों ले रहे हैं? क्योंकि उनकी हमारे लिए ज़रूरत है, इसलिए हम उनको बाहर से ले रहे हैं, तो वो हो जाएंगे क्या? आवश्यक अमीनो अम्ल। अब हमारे जो शरीर में बन रहे हैं पहले से, तो उनकी इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, इसलिए वो शरीर में बन रहे हैं, अनावश्यक माना गया उनको। तो बे अमीनो अम्ल जो शरीर में संश्लेषित होते हैं अनावश्यक अमीनो अम्ल कहलाते हैं, ठीक। तो इस प्रकार से आवश्यक और अनावश्यक अमीनो अम्ल की परिभाषा आपको याद रखना है, 2 नंबर के हिसाब से आ सकती है कभी भी। इसके बाद बच्चों इसी से जुड़ा हुआ एक प्रश्न और है, जो कि हमारा लास्ट प्रश्न है इस वीडियो का, और वो प्रश्न है ज्यूटर आयन या आंतरिक लवण किसे कहते हैं, इसकी संरचना बताइए या बनाइए, ठीक है। देखिए, तो एमिनो अम्ल के एक ही अणु, अब एमिनो अम्ल का अणु का जो बच्चों आपको सूत्र पता होना चाहिए कि एमिनो अम्ल का जो अणु है वो एक, उसका सूत्र बच्चों ये होता है RCH COOH, और इस वाले कार्बन से यहाँ पर NH2 जुड़ा रहता है। तो बच्चों ये होता है एमिनो अम्ल का सबसे सरल एमिनो अम्ल का सूत्र, ठीक। तो एक ही अणु में अगर जब दोनों विपरीत स्वभाव वाले, एक अम्ल और एक क्षार, जब दोनों स्वभाव वाले समूह जुड़े रहते हैं, उनकी क्रिया से क्या बन जाता है? एक आंतरिक लवण जैसी संरचना बनती है। इन आंतरिक लवण जैसी संरचना को क्या कहते हैं? ज्यूटर आयन कहते हैं। और यहाँ पर बच्चों आपको समीकरण दिख रहा होगा, इस समीकरण में कुछ इस प्रकार से यहाँ पर दिया हुआ है। ये जो सूत्र है नीचे नहीं जुड़ता, इसलिए हमने एक लाइन में समझाया है। आप कुछ इस प्रकार से इसको समझेंगे। जैसे मान लीजिए ये हमारा R है, ये हमारा CH है, इससे हमारा नीचे की तरफ क्या जुड़ा है? NH2, जो कि हमने यहाँ पर कोष्टक में लिखा है, ठीक, पहले लाइन में। और इसके बाद इसमें क्या जुड़ा है? COOH।
इस प्रकार से। अब होता क्या है बच्चों, यहाँ का जो हाइड्रोजन दिख रहा है आपको, ये हाइड्रोजन अम्ल है, और आपको पता है जल में घुलने पर हाइड्रोजन जो है आयन के रूप में निकल जाता है, प्लस के रूप में, H+ के रूप में। तो ये H+ क्या करता है, नाइट्रोजन के पास बच्चों इलेक्ट्रॉन युग्म होते हैं, तो ये क्या करता है, इसको यहाँ पर हाइड्रोजन को इलेक्ट्रॉन दे देता है, और इस प्रकार से यहाँ बन जाता है। तो जो नई संरचना बनती है बच्चों, अब जो हाइड्रोजन जैसे यहाँ जुड़ेगा तो यहाँ पर हो जाएगा NH3, और ये हो जाएगा आपका H यहाँ से निकला है, इसलिए इसके ऊपर आ जाएगा माइनस। तो अगले स्टेप में आप देख रहे होंगे बच्चों, यहाँ पर देखिए RCH NH3 के ऊपर प्लस जो लगा हुआ है ऊपर की तरफ है, और CWS जो माइनस दिख रहा है ऊपर की तरफ माइनस है। तो इस प्रकार से हमारी जो नया संरचना है वो बच्चों क्या बन जाएगी, हमारी जो नया संरचना बन जाएगी वो बन जाएगी RCH, और ये हो जाएगा हमारा NH3 का प्लस, और यहाँ पर हो जाएगा बच्चों COO माइनस। तो इस प्रकार से संरचना बन जाती है। तो ये हो जाता है आपका आयन, और इसको ही बोलते हैं हम ज्यूटर आयन, क्योंकि बच्चों ये आयन है, दोनों एक ही उसमें सूत्र में हैं, एक ही अणु में हैं, इसलिए इसको बोल रहे हैं ज्यूटर आयन आंतरिक लवण। तो बच्चों उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा ज्यूटर आयन। और आज की वीडियो में अगर आपको बच्चों अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे आपको समय समय पर नोटिफिकेशन मिलते रहें। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय।